Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the second part of the first chapter, which is cell structure, and we're going to continue with the plant cell structure. So let's discuss it. Basically हमने complete कर लिया था आपका यूकेरियोटिक सेल के अंदर एनिमल सेल पूरा का पूरा विद दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स. अच्छा, बात करते हैं प्लांट सेल स्ट्रक्चर की. तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमें क्या बात पहले समझनी है, दैट इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ द ऑर्गेनल्स और द सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनल्स एज द प्लांट एज द एनिमल सेल. सही है. हाउ एवर दे ऑल्सो कंटेन द एडिशनल ऑर्गेनल सच एज दी सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा एक और ऑर्गेनल होता है विच इज़ द वैक्यूल. अच्छा, वैक्यूल एक तरीके से हमारे पास एनिमल सेल्स में भी होता है विच इज़ इन दी फॉर्म ऑफ लाइक वेसिकल्स, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं होते. वो बेसिकली आपके टेम्प्रेरी टाइप के जो है ना वेसिकल्स होते हैं. अच्छा, तो हमारे पास जो आ जाता है सबसे पहले हम जो है ना देख लेते हैं आपका पूरा प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर. सो सबसे पहले इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, एंड इसके अलावा द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, और इसके अलावा आपके पास न्यूक्लियोलस. सही है. जिसके अंदर आपको पता है कि वो एक राइबोसोमल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, एंड विद दैट हमारे पास राइबोसोम्स भी हैं, सेल मेम्ब्रेन है. तो ये बेसिक हमने सारे जो है ना आपके पास ऑर्गेनल्स गोल्जी बॉडी के साथ साथ हमने पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है. अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे पहले नई चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि जिसके अंदर एक नई चीज़ जो लग रही है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास वैक्यूल, जो कि एक तकरीबन समझें कि आपका 25% ऑफ दी सेल आपका जो है ना प्लांट सेल का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है. इसमें तो थोड़ा कम बनाया हुआ है, लेकिन 25 to 45% आपका 50% तक आपका ये जो है ना वैक्यूल आपका स्पेस विद इन दी सेल ऑक्यूपाई करता है विद इन द प्लांट सेल. सही है. सो इसके अलावा क्या, उसके अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट लाइक कि आपके पास एक साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस है. सही, ये पूरा एक ऑर्गेनल अलग है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. और इसके बाद आपका एक एडिशनल बाउंड्री आ जाती है विच इज़ द सेल वॉल. सो लेट्स डिस्कस कि हमारे पास सबसे पहले आता है क्या, सेल वॉल. द सेल वॉल बेसिकली क्या है, द सेल वॉल इज सराउंड्स द प्लांट सेल टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर. अच्छा, अब इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर है ना वो क्या करता है, पूरे प्लांट सेल को आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आपके डार्क ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये क्या शो करा रहा है, ये आपका सेल वॉल शो करा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, आपके प्लांट सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इसके शेप को मेंटेन करने में बहुत रोल प्ले कर रहा है. बेसिकली अगर बात की जाए तो दिस इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज कंटेन द चैनल्स गैप्स ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा. जो इसके अंदर बेसिकली बीच में जो चैनल्स मौजूद हैं ये क्या कहलाते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं. इनका काम क्या है, ये बेसिकली आपका फ्लूइड एक्सचेंज विद इन दी सेल जो है, या विद इन द साइटोप्लाज्म आपका बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल, ये आपका करवाता है आराम से, आसानी से. सही. इसके अलावा अगर हम बात की जाए फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है इसका, तो सपोर्ट द सेल्स स्ट्रक्चर. सही है. इन टर्म्स ऑफ द शेप सही है. आपका बेसिकली स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द बर्स्टिंग ड्यू टू द हाई वाटर पोटेंशियल. इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बर्स्टिंग के साथ साथ तो मतलब बर्स्टिंग से तो आपको प्रिवेंट कर ही रहा है, इसके अलावा ये आपके सेल को नेगेटिव प्रेशर के अंदर आपस में उनकी दीवारों को कोलैप्स करने से भी आपको प्रिवेंट कर रहा है. सही है. क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि मेड अप ऑफ सेल्यूलोज है. और ये हमें बात पता है, या अगर अभी पता नहीं है तो आगे जाके हम जो है ना इस बात को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट द सेल्यूलोज इज़ काइंड ऑफ द पॉलीमर ऑफ द स्टार्च, और के जो कि एक आपका वैसे ही पॉलीसैकेराइड है, या आप समझ लें कि बेसिकली ब्रांच्ड पॉलीमर है ये आपका किस चीज़ का, एक पॉलीसैकेराइड का. सही है. जो कि क्या है, सेल्यूलोज है. अच्छा, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी खासी है कि ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है. एज यू नो कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर आपका बोन्स तो होती नहीं है, तो अगर वो अपना स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करते हैं, एक सेल का मतलब सेल विद इन द सेल जो है वो ही आपका एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है. जिस तरह से एक सेल
जैसे एक बॉडी के अंदर आपका एक बोन जो है आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना बॉडी को, इसी तरीके से आपका सेल के अंदर विद इन द सेल या आपका सेल को ही जो है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, क्या, सेल वॉल। सही है। फिर देन हम आपके बाद आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या है भाई? वैक्यूल इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर मतलब सेल के अंदर तो ये लार्जेस्ट वैक्यूल है। अब कंटेन क्या करता है? इट्स कंटेन द सेल सेप सॉल्यूशन ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट। अब ये जो इसके अंदर वो सॉल्यूशन है वो क्या है? वाटर एंड द सॉल्ट का है, और ये सराउंडेड बाय द partially permeable membrane known as the tonoplast. This is also known as the membrane of vacuole. तो अगर हम बात की जाए तो बेसिकली ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर पानी और नमक की जो ना एक तरीके से सॉल्यूशन लेके अपने अंदर रखा हुआ है इसने, जो कि क्या कर रहा है आपका बेसिकली एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर है कि अगर साइटोप्लाज्म के अंदर भी इसके एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स हो सकते हैं। सही है। मतलब कि आपका मूवमेंट हो सकती है साइटोप्लाज्म से अंदर भी, मतलब सेल सेप के अंदर भी, और सेल सेप से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भी। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शंस। सो बेसिकली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल, परमानेंट वैक्यूल। सही है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? हेल्प टू मेंटेन द प्रेशर विद इन दी सेल। विद इन दी सेल मतलब कि प्लांट सेल, कि इसका जैसे मैंने बात की ऊपर कि अगर इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो कोलैप्स भी कर सकता है, जिसके अंदर तो आपको सेल वॉल तो वो तो कोलैप्स होने नहीं देगा, लेकिन ये भी आपका एक तरीके से सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है बाय मेंटेनिंग द प्रेशर विद इन दी सेल। सही है। कीप द सेल रिजिड बाय मेंटेनिंग दी वाटर पोटेंशियल। यस, ऑब्वियसली बात है, ये प्रेशर उसी वक्त मेंटेन होगा कि जब आपका वाटर पोटेंशियल विद इन दी वैक्यूल, या अगर आपका वाटर पोटेंशियल आपका जो वैक्यूल के अंदर है वो अगर आपका मेंटेन रहेगा तो पूरा आपके प्लांट सेल का जो प्रेशर है वो भी, और या वाटर पोटेंशियल है वो भी मेंटेन रहेगा। जैसे हमने देखा है कि अगर हम प्लांट को वाटर ना दें, मतलब उनकी वाटरिंग सही से ना करें, तो या काफ़ी दिन हो जाए उनके वाटरिंग किए हुए, तो कैसे मुरझा जाते हैं। अब वो मुरझाने की वजह ही यही है कि उनके जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? लो हो जाता है। सही है। जिसकी वजह से वो अपना स्ट्रक्चर एक तरीके से मेंटेन नहीं रख पा रहे, ढीले पड़ जाते हैं। जब उसी के बिल्कुल थोड़ी देर बाद अगर हम उनको पानी दे दें तो पानी देने के बाद वो अपने एक शेप के अंदर वापस आ जाते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेते हैं। किसकी वजह से? बाय मेंटेनिंग दी वाटर पोटेंशियल विद इन दी सेल बाय द हेल्प ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल या परमानेंट वैक्यूल। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड ऑर्गेनल विच इज़ दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द सेल। यस, ये ऑब्वियसली बात है, सच एज लीव्स एंड स्टेम्स। स्ट्रक्चर्स कंटेन द फ्लूइड। अब ये जिसका स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है। कंटेन द फ्लूइड फिल सैक्स नोन एज दी थिलेकॉइड्स। ये बेसिकली ये जो आपका एक फ्लूइड फिल सैक है ये क्या कहलाता है? ये आपके पास थिलेकॉइड कहलाता है, एज शोन इन द डायग्राम। सही है। अगर इन थैलेकॉइड्स को मैं एक के ऊपर एक स्टैक कर दूं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका ग्रैनम, जो कि यहाँ पर लिखी हुई बात विच आर स्टैक्ड अप टू फॉर्म ग्रैनम। बेसिकली ये जो थैलेकॉइड है इट्स साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके और स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। तो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। तो हमें ये बात पता चल गई कि दैट इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन विद द फ्लूइड नोन एज द स्ट्रोमा। अब इसके अंदर भी एक तरीके का फ्लूइड मौजूद है जो कि क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ये आप इस तरह से समझ लें कि ये इट इज़ अ साइटोप्लाज्म, एक कहने के लिए सिर्फ इट इज़ अ साइटोप्लाज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये जिस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स एक फ्लूइड था, इसी तरह आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक फ्लूइड है जो कि क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। फिर उसके बाद ये लैमेला आ जाता है। लैमेला का क्या काम है? लैमेला बेसिकली आपके दो थैलेकॉइड्स को ज्वाइन करता है, और इसी तरह ये एक थैलेकॉइड्स का जो पूरा एक ग्रैनम है वो आपके दूसरे ग्रैनम से एक तरीके से ज्वाइन हो जाता है। विद दैट इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स भी मौजूद हैं जो कि एज लाइक स्टोरेज की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल कि जो कि हमारे लिखा हुआ है कंटेन्स देयर ओन डीएनए एंड दी राइबोसोमल प्रोटीन। जो इसके राइबोसोम्स खुद हैं
वो इसके मतलब जो इसके राइबोसोम्स हैं वो कहीं मतलब इसके अंदर ही मौजूद हैं। सही है। विद दी 70S। अच्छा, ये 70S वाली कहानी ना हम आगे जाके समझते हैं। अभी के लिए सब ये इतनी सी बात कि ये 70S राइबोसोम हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर समझने के बाद फंक्शंस की बात की जाए तो बेसिकली डिसाइड फॉर द फोटोसिंथेसिस एज दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन दी ग्रैनम एंड स्ट्रोमा। ये रिएक्शंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं? ये रिएक्शंस हो रहे हैं आपका थैलेकॉइड्स के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, या स्ट्रोमा कह रहे हैं कि स्ट्रोमा ही आपका एक पूरा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। सही है। इसी के साथ साथ ये थैलेकॉइड्स के अंदर ही ये रिएक्शंस हो रहे हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है द एल्गल सेल। अच्छा, ये एल्गली के सेल, ये जिसे एल्गली कहते हैं वो क्या है? बेसिकली एल्गल सेल क्या करता है, जो कि इसकी कुछ इस तरीके से अपीयरेंस होती है, पानी के ऊपर जम जाती है। कहीं पे भी पानी अगर आपका खड़ा रहे तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर के जो सेल्स, या आप समझ लें जो छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स जो बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एल्गी कहलाते हैं। एल्गी का स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली एल्गी का स्ट्रक्चर बेसिकली ये कंटेन द सेम ऑर्गेनेल्स एज द प्लांट सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, ये बहुत समझने की बात है। विद दी डिफरेंट शेप्स फाउंड इन दी प्लांट। तो बेसिकली इसका जो शेप है क्लोरोप्लास्ट का, अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक सेंस से मतलब कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से पाया जा रहा है, तो हमारे पास जो उसके अंदर जो होगा, एल्गी सेल के अंदर जो होगा, वो कुछ इस तरीके से पाया जाएगा, मतलब कि इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होगा। सही है। एल्गी सेल के अंदर जो होता है। फिर उसके बाद फंगल सेल्स की बात की जाए। फंगल सेल्स बेसिकली कोड भी मल्टी सेल्यूलर और द यूनिसेल्यूलर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक ऐसा सेल है जो कि मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है और यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। विच कंटेन द मोस्ट ऑर्गेनेल सेम एज द प्लांट सेल्स। सही है। डज नॉट हैव द क्लोरोप्लास्ट। ये एक पता की बात है कि ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट, ये पूरे जो आपको जो अपीयरेंस नज़र आ रही है, ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट में आपका कंटेन नहीं करता। सही है। एंड कंटेन द सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन। अच्छा, अब ये चिटिन क्या है? बेसिकली एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है। अभी तक के लिए इतना समझने के लिए काफ़ी, आगे सिलेबस में भी इतना ज़्यादा इसका नहीं है मामला, तो बस यहाँ तक रखते हैं कि ये जो इसकी जो सेल वॉल है वो क्या है? मेड अप ऑफ चिटिन है, एक तरीके का आपका पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स। अच्छा, प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या है? प्रोक्रियोटिक सेल्स आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं, एंड यूजुअली मच स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। दिस इज़ द पॉइंट कि हमारे पास जब पता चलता है कि आपका जो यूनिसेल्यूलर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये आपके साइज़ में काफ़ी स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी यूकैरियोटिक सेल्स, एज वेल एज इट डज नॉट कंटेन द न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। इसके अंदर कोई और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होगा और इसी के साथ साथ न्यूक्लियस भी नहीं होगा। बेसिकली देयर इज़ नो स्ट्रक्चर विच इज़ लाइक के जो आपके जिसको जो कि कवर कर रहा हो या कि बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा हो किसको? आपके जेनेटिक या डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम या डीएनए या आरएनए को। सही है। अच्छा, बेसिकली दोनों के अंदर डीएनए पाया जाएगा। सॉरी, आगे की बात है ये। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल क्या है भाई? ये बेसिकली ये हम ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। बेसिक ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलर स्ट्रक्चर है कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। देखा जाए तो इसमें सिर्फ चंद गिनी चुनी चीज़ें हैं, जिसमें आपके पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, राइबोसोम्स हो गए, डीएनए हो गया और प्लाज्मिड हो गया। ये प्लाज्मिड जो है ये आपकी एक एडिशनल चीज़ है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा रिंग है किसका? डीएनए का, जो कि आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर महफूज करके रखता है या फिर इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। सही है। सेल वॉल क्या करता है? इन दी प्रोकैरियोटिक सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये बात समझने की है कि अगर हमने सेल वॉल पढ़ी प्लांट्स की, तो प्लांट्स की सेल वॉल, प्लांट के जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होगी? वो सेल्यूलोज से बनी हुई होगी। अगर हम बात की जाए कि आपका जो फंगल सेल का जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होगी? वो तो सिर्फ चिटिन से बनी हुई होगी। और अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आपका बैक्टीरियल सेल है
वो उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होगी, वो बनी हुई होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ये जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। पर्टिकुलरली इन दी बैक्टीरियल सेल, सही है, ये आपका जो एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक टाइप का ही आपका बैक्टीरियल सेल भी होता है। राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव दी 70s राइबोसोम विच आर स्मॉलर देन दी 80s राइबोसोम। अच्छा, ये स्मॉलर और बिगर का क्या सीन है, इसका ये मतलब है कि इसके पास स्मॉलर सब यूनिट्स के आपके जो सेडिमेंट यूनिट्स हैं वो होंगे 70s वाले के पास, और जो 80s वाला है उसके पास थोड़े लार्जर सब यूनिट्स होंगे, जो कि आगे बाद हमारे पास मेंशन है विद द लार्जर सब यूनिट ऑफ 50s। जो इसके जो सब यूनिट है उनमें जो लार्जर है उसका क्या होगा, 50s होगा यूनिट जो होगा, और जो स्मॉलर वन है आपका सब यूनिट उसका क्या यूनिट होगा, सेडिमेंट यूनिट जो होगा वो होगा 30s। सही है, फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि राइबोसोम का काम है। जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो जेनेटिक मटेरियल आपका किस टाइप से प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इन दी प्रोकैरियोटिक सेल दिस इज मोस्टली फाउंड इन दी लार्ज सर्कुलर स्ट्रैंड। अच्छा, लार्ज सर्कुलर स्ट्रैंड का मतलब ये क्या है कि ये जो आपका एक जो स्ट्रैंड है ये बेसिकली दोनों तरफ से आपका जॉइंड है, मतलब बना तो नहीं पा रहा मैं, एक मिनट, जैसे देखते हैं हम यहाँ से चले तो ये आपका पूरा किस तरीके से एक ही तरह से आके मिल रहा है, ये दोनों तरफ से एक बेसिकली अगर देखा जाए इसको हम खोल लें तो ये क्या है, पूरा एक सर्कुलर लार्ज आपका डीएनए स्ट्रैंड है जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, विद इन दी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सही है, सम एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए आल्सो कॉल्ड दी प्लाज्मिड। सही है, ये जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका एक डीएनए का जो रिंग है वो क्या कहलाता है, आपके पास प्लाज्मिड कहलाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स की तरफ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंटेन द एडिशनल ऑर्गेनल्स सच एज द कैप्सूल, फ्लैजुला एंड द प्लाई। अच्छा, आपके पास फ्लैजुला हमने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पढ़ा, ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल और साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। सही। अच्छा, बात करते हैं कैप्सूल की। बेसिकली कैप्सूल क्या है, कैप्सूल इज़ लाइक फाउंड इन दी सम प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट ऑल। इसके अलावा हैव एन एक्स्ट्रा लेयर अराउंड दी वॉल। बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर है अराउंड दी सेल वॉल। तो इसके अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैप्सूल होगा तो ये बेसिकली थर्ड लेयर होगी या थर्ड बाउंड्री होगी। फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद आएगी आपकी सेल वॉल, सेल वॉल के बाद आएगी क्या, आपका कैप्सूल। अच्छा, कैप्सूल क्या है, कैप्सूल बेसिकली इज मेड अप ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स टू प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स। बेसिकली ये आपके एंटीबायोटिक्स के एक्सपोजर से आपका ये कैप्सूल आपके प्रोकैरियोटिक सेल को या बैक्टीरियल सेल को बचाता है। देन वी गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजुला। बात करते हैं फ्लैजुला के स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली द लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन विद द 9+2 सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि 9+2 का जो सेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो आपका फ्लैजुला के अंदर प्रेजेंट होता है, और फ्लैजुला की कुछ अपीयरेंस इस तरह से होती है जैसे कि डायग्राम में शो की गई है। दिस स्ट्रक्चर इज अटैच with the cell membrane which enables the movement of the whole cell body। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी कि ये अगर बात की जाए फ्लैजुला की, और डिफरेंस हमने पढ़ा था फ्लैजुला और सीलिया का, तो बेसिकली हम अभी फ्लैजुला पे रहते हैं कि फ्लैजुला जो है वो अपने अंदर 9+2 सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल भी कंटेन करता है, एज वेल एज ये आपके पास क्या करता है, इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ द होल सेल बॉडी, कि ये आपके पास पूरे सेल बॉडी को मूव करने की ताकत अपने अंदर रखता है, एबिलिटी रखता है। सही है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका थर्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल विच इज़ फाउंड इन दी प्रोकैरियोटिक सेल विच इज़ पिलाई। सम प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन दी शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अच्छा, यहाँ याद रखने की बात पता है क्या है
कि विदाउट एनी अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, के इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट नहीं होगी। बेसिकली इस तरीके से देख लें कि एक ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके प्रोक्रियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर या उसकी सराउंडिंग्स के ऊपर वो आपका मौजूद है, लेकिन इसके अंदर सीलिया की तरह कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट मौजूद नहीं होगी। जैसे कि अगर देखा जाए सीलिया के अंदर 9+2 सेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पिलाई के अंदर आपके पास कोई अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली फंक्शन क्या है पिलाई का, ऐसे ही लगा दिया? नहीं, ऐसे ही नहीं लगा है। पिलाई का क्या काम है? पिलाई इज यूज फॉर दी अटैचिंग द प्रोक्रियोटिक सेल ऑन द अदर सेल सरफेस। जैसे कि अगर आपका एक बैक्टीरियल सेल अटैक करता है तो बेसिकली वो अटैक कैसे करेगा, किसी ना किसी तरीके से आपके होस्ट सेल की बात की तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखा जाए तो किसी भी सेल के पास जाके अटैच होगा, जिसकी वजह से आपके पास आगे जाके बैक्टीरियल डिजीज़ आपकी आगे चलेगी, क्योंकि आप उसके अंदर इन्फेक्शन अपना क्या करेगा, वो बैक्टीरिया इंजेस्ट करेगा। भाई जाहिर सी बात है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, तो ये उस चीज़ के लिए आपका जो इसकी एडिशन है, जो इसकी फोर्सेस हैं, जो कि आपके एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो एडिशन फोर्सेस हैं, वो क्या होती हैं, इस पिलाई की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिसकी वजह से एक सेल के ऊपर ये एक चिपक चला जाता है। सही है ना, मतलब एक तरीके से चिपक जाता है। तो वो कौन करता है? वो एक पिलाई करता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि हमारे पास अगर के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, तो विद इंक्लूडिंग दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स, तो हमारे पास कुछ सेल स्ट्रक्चर, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से लगेगा। बट द नोट इज दैट दिस इज हाउ अ बैक्टीरियल और अ प्रोकैरियोटिक सेल लुक्स लाइक विद ऑल द ऑर्गेनल्स। बट यहाँ पे बात क्या है, बट दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैव सच ए कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल, क्योंकि अगर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमारी बॉडी का इन्फेक्शन, यानी कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है डिजीजेस से लड़ने के लिए, वो भी हमारे पास अगर देखा जाए ना, तो एक एक काम समझते हैं। फ्लैजुला है, कहीं पे भी जाके आपकी कंसीलमेंट हो जाएगी, एंटीजेनिक कंसीलमेंट कहीं पे भी जाके हो सकती है। सही है। अगर पिलाई है तो पिलाई की वजह से कहीं किसी भी सेल के ऊपर ये अटैच हो सकता है। अगर इसके पास कैप्सूल है तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होगा। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो इतना कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल नहीं होता। सही है। अदरवाइज अ बैक्टीरियल सेल may be consist of 1 or 2 specialized organelle cells, ऑर्गेनल्स, लाइक कि हमारे पास अगर कैप्सूल होगा तो हमारे पास फ्लैजुलम नहीं होगा, आपके पास लाइक ये जो पिलाई नहीं होगी। सही है। लेकिन इनमें से एक होगा या दो होंगे, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरे सेल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का नज़र आए। सही है, विद ऑल दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर मौजूद हों। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। सो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिए, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने बैक्टीरियल सेल पढ़ लिया, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और एल्गाई के सेल्स भी पढ़ लिए। सही है। इसके अलावा अब हम इसके कंपैरिजन की बात करते हैं। हमें पता चल गया ना कि किस किस चीज़ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस टेबल के अंदर बेसिकली यहाँ फीचर्स मौजूद हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एंड देन दिस इज़ दी प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात की जाए सेल टाइप की, तो यूकैरियोटिक सेल्स आर बहुत लाइक के वो कुछ भी हो सकते हैं, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। जो कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो आपके पास क्या होगा, हमेशा यूनिसेल्युलर सेल होगा। द साइड वुड बी लाइक अराउंड कि जो आपका साइज़ होगा एक यूकैरियोटिक सेल का, वो होगा 10⁻100 माइक्रोमीटर्स। अब ये 10⁻100 माइक्रोमीटर्स का क्या मतलब है कि बेसिकली इसी के अराउंड आपका जो है ये साइज़ वेरी करेगा। इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अक्सर जो साइज़ होगा वो ये इस तरीके का होगा, मतलब कि इस रेंज के बीच में होगा। अगर हम कंपेयर करें आपका प्रोकैरियोटिक सेल से, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज़ है वो इज़ फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू दी 5 माइक्रोमीटर। सही है। अब इसके अंदर भी
अगर देखा जाए तो ये कंपैरिजन करें तो ये 5 माइक्रोमीटर्स भी रख लें और इसको 100 भी रख लें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ के अंदर के, हाफ का तो है ही है अगर हमने इसका मैक्स ले लिया और इसका मिनिमम ले लिया तो बेसिकली साइज़ के अंदर तो हमारा डिफरेंस है ही है। सही है। फिर उसके बाद बात की जाएगी हमारे पास डीएनए की, तो डीएनए जो आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा वो होगा आपका लीनियर डीएनए विद इन दी न्यूक्लियस। सही है। लीनियर डीएनए विद इन दी न्यूक्लियस का मतलब क्या कि इसके पास एक ऐसा ऑर्गेनल मौजूद है जो कि अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को रखता है विच इज़ नोन एज दी न्यूक्लियस। सही है। तो ये एक बात हमें पता चल रही है इस पूरे पॉइंट से। सही है। फिर उसके बाद डीएनए की बात की जाए अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपका डीएनए जो होगा वो होगा हमेशा सर्कुलर डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म एंड लाइक सम एक्स्ट्रा अदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। सही है। देन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइबोसोम बेसिकली लाइक एटीएस राइबोसोम्स आर द प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये बात ज़रूरी है, साइटोप्लाज्म, इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। सही है। एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके, यूकैरियोटिक सेल्स के। हम अभी बात नहीं कर रहे कि अगर यूकैरियोटिक सेल है उसका माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके मैट्रिक्स के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो तो भाई एटीएस का नहीं है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका पूरे सेल जो है यूकैरियोटिक सेल उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद है ना आपका राइबोसोम, हम उसकी बात कर रहे हैं। सही है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो बेसिकली 70s राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी प्रोकैरियोटिक सेल। सही है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा ऑर्गेनल्स की बात हो गई तो ये इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स भी होंगे और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी आपके पास मौजूद हो सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल मतलब कि आपके पास जैसे राइबोसोम्स था, आपके पास जैसे कि वो था, एक तो राइबोसोम था और इसी तरीके से आपके पास जो सेंट्रोसोम्स के दो पेयर्स थे वो भी आपके पास क्या थे, नॉन मेम्ब्रेनस थे। सही है। तो ये इस तरीके के ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं कि सच एज क्या नाम है अपना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनल्स के अंदर अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो इसके अंदर हमेशा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि हमने देख लिया कि सच एज सेंट्रोसोम्स और इसके अलावा आपका जो ये राइबोसोम्स। सही है। फिर उसके बाद वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लाइक के सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर के सेल वॉल प्लांट सेल की होगी तो दिस इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और अगर फंगस की है तो क्या किससे बनी हुई होगी, चिटिन से बनी हुई होगी। और हमने डिस्कस कर लिया कि चिटिन क्या है। चिटिन इज़ लाइक काइंड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो जो कि सिलेबस में नहीं है, तो बस हल्का सा ये बात हमें पता चलनी चाहिए कि अगर वो पूछे भाई कि हाँ भाई सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है एक फंगस के अंदर, तो हम ये बताएंगे उसको कि भाईजान कि आपकी जो सेल वॉल है फंगस के अंदर वो बनी हुई होती है चिटिन से। बस अभी तक इतना ही। फिर उसके बाद सेल वॉल जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगी सच एज बैक्टीरियल सेल, तो वो किसकी बनी हुई होगी, वो होगी आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की। सही। देन वी गोइंग टू डिस्कस द सिमिलैरिटीज बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो बोथ कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो कि बाउंडेड है बाय द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, जो कि जैसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो वो क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होंगी, दोनों के अंदर क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म भी मौजूद होगा और इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी विच इज़ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है। जो कि अपने अंदर प्रोटीन भी कंसिस्ट करती है। बोथ कंटेन्स द राइबोसोम्स बट द डिफरेंट साइजेस सच एज द 70s एंड द 80s। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली डिपेंड ऑन द स्पीशीज एंड द किंगडम्स। अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो वो आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, और अगर बात की जाए हमारे पास प्लांट सेल्स की तो प्लांट्स हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिपेंड्स करेगा कि भाई आपका कौन से स्पीशी या किंगडम से आपका पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ना बिलोंग करता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई आया क्या आपका सेल
किस तरीके से रिप्रोड्यूस होगा। लेकिन बात की जाए तो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों ही आपका दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है वायरस। ये एक पूरा अलग टॉपिक है। वायरस की बात की जाए तो वायरस क्या होता है? वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शनस या इन्फेक्शियस एजेंट, सही है, दैट कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का होस्ट सेल। सही है। उसके बात ये समझ में आई कि एक आपके पास माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शंस एजेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैला रहा है, एक वायरल डिजीज़ फैला रहा है, उसको लेके आ रहा है, जो कि क्या है बेसिकली, जो कि रेप्लिकेट करेगा अपनी कॉपीज़ विद इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल। आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होस्ट सेल जो आपका हो, जिसके ऊपर आके ये लगेगा, ये अटैच होगा, उसके मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, ये अपनी जो कॉपीज़ है वो बनाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन करेगा। सही है। कंसिडर्स एज द ए सेल्यूलर मीन्स कि दिस इज़ नॉट मेड अप ऑफ द सेल, मीन्स डोंट कंसिडर एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहाँ क्या कंसिडर नहीं करेंगे कि ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। सही है। देन there are the many type of the viruses which are quite difficult, which are quite different from each other in terms of the structure, shape and sizes. In general the viruses are much smaller and simpler than the cells. जैसा कि हमने आपके पहले बैक्टीरियल सेल्स पढ़े जो कि जिस तरह से स्मॉलर होते थे, इसी तरह ये आपका जो पूरा एक वायरस का जो स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली नॉन लिविंग है, ये क्या है, ये आपका एक सिंपल एंड स्मॉल एक स्ट्रक्चर है जो कि एक तरीके से आपका डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है पूरे वायरस का। तो वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली उसके अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपके पास एक जो है कैप्साइड लेयर मौजूद होगी। कैप्साइड लेयर क्या करेगी? कैप्साइड लेयर अपने अंदर, मतलब कि अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को सेव करके रखेगी, या एक तरीके से कंसील करके रखेगी। सही है। फिर आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक एनवेलप मौजूद होगा। ज़रूरी नहीं है कि एनवेलप मौजूद है, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी साथ साथ ये एंजाइम्स की जो प्रेजेंस है ये भी कभी होती है कभी नहीं होती है, एज वेल एज द ग्लाइकोप्रोटीन्स भी जो हैं आपके कभी होंगे कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर बात की जाए वायरस की तो हम वायरस को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये वायरस है, जिसके पास आपके जिस कोई भी आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये कैप्साइड लेयर होगी वो क्या कहलाएगा, आपके पास कहलाएगा कि भाई ये एक वायरस है। अब बात कर ले जाए कि ऑलवेज प्रेजेंट कौन से ऑर्गेनिल्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिल्स नहीं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और सम टाइम प्रेजेंट कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। जेनेटिक मटेरियल जो आपका मौजूद है वायरस के अंदर, ऑलवेज प्रेजेंट इन दी ऑल टाइप ऑफ द वायरसेस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, आरएनए और मे बी डीएनए, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द वायरस। सही है। कैस्पाइड लेयर की बात की जाए तो बेसिकली द कैस्पाइड लेयर a layer of the protein molecule that surrounds and protect the genetic material, like आपका जैसे न्यूक्लियस जो है वो आपके जेनेटिक मटेरियल को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेफ करके रखा हुआ था, मेम्ब्रेन बॉन्डेड था। इसी तरह से आप ये समझ लें कि ये नॉन लिविंग थिंग है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जो कि किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, इस कैस्पाइड लेयर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसे हम प्रोटीन कोट भी कहते हैं। सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सम टाइम प्रेजेंट के ऊपर। अब सम टाइम प्रेजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं भाई? आपके पास जो एनवेलप है ना इज़ ऑल्सो नोन एज द वायरल एनवेलप। ये आपका जो होगा ना ये सम टाइम प्रेजेंट वाली कैटेगरी में आता है। एंड आउटर लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ दी फॉस्फोलिपिड। अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सब प्रोवाइड कर रहा है किसको, वायरस को। सही है। तो ये भी एक सम टाइम प्रेजेंट वाली चीज़ है। देन वी हैव द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आपके पास सम टाइम प्रेजेंट वाला एक टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर है, विच इज़ अटैचेज ऑन द सरफेस। जो आपका कहाँ पे अटैच होगा, सरफेस पे अटैच होगा। बाय द हेल्प ऑफ द दीज अटैचमेंट्स
एक वायरस जो है वो क्या कर सकता है, कैन बाइंड टू दी होस्ट सेल। ये जो आपका पूरा वायरस है ये अपने इन ग्लाइकोप्रोटीन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनकी वजह से किसी दूसरे सेल के ऊपर, यानी कि जो आपका होस्ट सेल है उसके ऊपर जाके चिपक सकता है। सही है। जैसे कि हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, बैक्टीरियल सेल के अंदर यही काम कौन कर रहा था, पिलाई कर रहा था। सही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग था, इसका स्ट्रक्चर अलग है। सही है, बेसिकली नेम्स का फ़र्क है और कुछ स्ट्रक्चरल भी फ़र्क है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है समटाइम प्रेजेंट के अंदर, विच इज़ द एंजाइम्स। जो कि एंजाइम्स की प्रेजेंस है ये डिपेंड करेगी आपकी टाइप ऑफ द वायरस। जैसे कि सच एज हमारे पास अगर बात की जाए HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की, तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एक तरीके का एंजाइम है जो कि क्या करता है, विच अलाउज द कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू दी DNA। आपका जो कन्वर्जन है RNA से DNA, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, हमें पता है क्या होती है भाई। बेसिकली आपका जो स्ट्रैंड आता है उसके अंदर हम क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, DNA फॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका फॉर्म करे, मतलब एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करवाएगा। देन वी गोइंग टू डिस्कस द वायरल रेप्लिकेशन ऑफ द सेल। मतलब बेसिकली वायरल रेप्लिकेशन मतलब कि आपका बेसिकली लाइक के दी मेकिंग ऑफ द कॉपीज़, और ये कह सकते हैं कि आपका जो न्यू आपका वायरस जो आपका असेंबल हुआ है होस्ट सेल से, वो कैसे निकलेगा या फिर उसकी रेप्लिकेशन जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। एज द वायरसेस आर नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, सो दे डोंट अंडरगोज इन टू द प्रोसेस ऑफ द सेल डिविजन लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपका जो बाकायदा माइटोटिक सेल साइकिल वगैरह जो होती है उस तरीके से ये आपका जो सेल डिवीजन है उस प्रोसेस के अंदर नहीं जाएगा। दे इंटायरली डिपेंड्स ऑन दी होस्ट सेल्स ऑर्गेनल्स टू मेक द कॉपीज ऑफ themselves। अगर इनकी कॉपीज़ बनेंगी तो ही जाके आपके बॉडी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल सकती है, कोई वायरल डिजीज़ फैल सकती है, सच एज HIV और एड्स, ये भी इसी तरह ही फैलता है। अगर रेप्लिकेशन की बात की जाए तो दीज आर द स्टेप्स फॉर द रेप्लिकेशन। द फर्स्ट स्टेप फॉर द रेप्लिकेशन और द वायरल रेप्लिकेशन इज़ दैट कि हमारे पास द वायरस इज़ यूज its glycoproteins to attach on or the binds with the specific receptor protein, जो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, एक आपके यूकैरियोटिक सेल के ऊपर जो कि रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स, उनके ऊपर बाइंड करेगा। किसके ऊपर, यूकैरियोटिक सेल कौन सा वाला, जो कि आपका क्या है, होस्ट सेल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका वायरस कहाँ जाएगा, एक होस्ट सेल के पास जाएगा जिसके ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होंगे, जिनसे वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, किसके ज़रिए से, ग्लाइकोप्रोटीन्स के ज़रिए से। सही है, जो कि आपके वायरस के ऊपर मौजूद होता है। द वायरस इंजेक्ट क्या करेगा, द वायरस इंजेक्ट इट्स वायरल जेनेटिक मटीरियल और DNA और द RNA इन टू दी होस्ट सेल। सेकेंड काम हो गया। देन third step is that the virus uses the host cell's organelles or the resources such as the enzymes and the ribosomes to replicate the viral copies। जाहिर सी बात है, अगर हम वायरल कॉपीज़ बना रहे हैं तो उसमें ATP की भी ज़रूरत होगी, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी, प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होगी तो वो राइबोसोम से आएंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होगी, तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया किसके ज़रिए से, हमने जब अपना यानी कि वायरल DNA और लाइक जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हमने किसी भी फॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो कहाँ गया, वो गया आपका सीधा सीधा न्यूक्लियस के अंदर। उसने पहले न्यूक्लियस को मॉडिफाई किया, न्यूक्लियस जब मॉडिफाई हो गया तो न्यूक्लियस को मॉडिफाई करने के बाद समझे कि पूरा सेल एक तरीके से हाईजैक हो गया, जो कि अब किस काम के अंदर लग गया कि वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, कॉपीज़ बना रहा है ऑफ द सेल, या सॉरी ऑफ द वायरस। सही है, ये काम हो गया समझे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा, न्यू वायरल कॉपीज रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द हेल्प ऑफ द एक्सोसाइटोसिस।
ये पूरा जो है आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। सबसे पहले वायरस आया जो कि अटैच हुआ किसके ऊपर, एक आपके होस्ट सेल के ऊपर, देन इट्स रिलीजेस द आरएनए लाइक एनी काइंड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपके पास कहाँ गया, न्यूक्लियस के अंदर गया और मॉडिफाई कर दिया जेनेटिक मटेरियल को, किसके, न्यूक्लियस के, टू रेप्लिकेट दी जेनेटिक कोड। आपके क्या किया, रेप्लिकेट कर दिया इसकी जेनेटिक कोड को, और फिर नई कॉपीज़ आपकी बन के निकलनी शुरू हो गई बाय यूजिंग दी मशीनरी और दी ऑर्गेनल्स ऑफ दी होस्ट सेल। जो कि फिर क्या हो रहा है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी एनर्जी भी लग रही है, आपके राइबोसोमल प्रोटीन्स की भी जो ना प्रोटीन्स लग रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, आपकी वायरल कॉपीज़ बना रहे हैं किसके, वायरस के, जो कि आपके बॉडी को एक्सपोज किया जिसने। सही है। सो आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाद की वाली इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।